अपने मित्रों के हाथ में सब कुछ दे दो, चुपचाप बैठ जाओ। फिर सरकार की क्या जरूरत है? अदानी अंबानी ही सरकार बन जाए और चलाते रहे, कम से कम लोग चैन से जिएंगे तो सही। चुनाव में 1-1 लाख करोड़ रुपए का खर्च तो नहीं होगा अनऑफिशियली। आपको जवाब दे दूं सर, 1 मिनट, आपने बड़ी अच्छी बात बोली और मीडिया बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा करा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन द कैमरा, तब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बुरी नहीं थी, आज के दौर से लाख गुना अच्छी थी। फिर जब भारत को प्राइवेट ही लोग चलाना है तो आजाद होने की क्या जरूरत थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में बैठे रहते। फिर काहे को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान दी? काहे को बच्चे अनाथ हुए? काहे को औरतें बेवा हुई? काहे का क्यों बूढ़े बूढ़े बाप जवान बच्चे के लाश उठा के कंधे पे घूमे जो आजादी के लिए लड़ रहे थे? इस भारत को बाजार में तब्दील किया गया है ताकि कॉर्पोरेट और पूंजीपति इस भारत को लूट सके। और जिस रेल का मैंने आपको आंकड़ा बताया, 2.5 करोड़ लोग रोज ट्रेवल करते हैं, इतना बड़ा कंज्यूमर उठा के कॉर्पोरेट के हवाले, भारत की आत्मा यानी कि रेलवे का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जनता के पैसे से। आपने नमक खरीदा, उसका भी टैक्स दिया होगा, उसी पैसे से उस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। वो इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के कॉर्पोरेट के हाथ में कौड़ियों के भाव। रेल हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, रेल हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। तो आप सोचिए आखिर भारत में फिर बचेगा क्या? अगर रेल चला गया, जैसे इन्होंने कहा रेल बिक गया, तो भारत बिक गया एक तरह से। ये बिल्कुल जायज बात है। एक चीज मैं बता दूं, जो निजीकरण के समर्थन में कूद के आते हैं ना, 12.5 लाख करोड़ रुपए का अदानी का नेटवर्थ आज की डेट में हो चुका है, जो विश्व के दूसरे नंबर के अमीर बने हैं, जहां उस देश के अमीर बने हैं जहां की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है। लेकिन उसी अदानी के कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? उन्होंने कितना रोजगार दिया है? मात्र अगर बहुत ज्यादा लगा दूं तो 25,000 लोगों का रोजगार उनके कंपनी के मार्फत चल रहा है भारत में आज के डेट में। यहां पे आप एक पीएसयू कोई भी उठा लीजिए, रेलवे तो बहुत बड़ी चीज है, कोई भी पीएसयू उठा लीजिए, उनसे कम से कम 4 गुना ज्यादा रोजगार देता है भारत के युवकों को, भारत के लोगों को। तो निजीकरण के सपोर्ट में जो कूद के आते हैं कि कॉर्पोरेट रोजगार देगा, वो गलत फहमी में कतई ना रहे। और ऐसी बात वही करते हैं जो बिल्कुल ही अंगूठा छाप होंगे, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं होगा, सिर्फ किसी पार्टी और पॉलिटिक्स का झंडा उठा के घूमते होंगे। खैर, मुझे आप बताइए, रेलवे का निजीकरण, भारत की आत्मा रेलवे, 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज में टिका रखी है, उनके चलने का एकमात्र सहारा रेलवे। आज उस रेलवे के एम्प्लॉय खुद ही बैठे हुए हैं, उनको यही पता नहीं कल उनकी नौकरी है या नहीं है। देखिए, आज जो हम लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे, ये पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री परम श्रद्धेय SG मिश्रा जी के आह्वान पर बैठे हुए। मैं आपका पहले बात का जवाब दे दूं कि आप लोग निजीकरण के खिलाफ हैं, लेकिन आम जनता नहीं है निजीकरण के खिलाफ। तो उसमें मैं सारे जनता नहीं, उसमें कुछ मैं बड़गलाए हुए जनता है। मैं इसमें लिंक कर रहा हूँ ना कि इसका एक सीधा सा प्रमाण है कि अभी भारत सरकार द्वारा एक IRCTC से एक जो है तेजस एक्सप्रेस चलाने का काम किया, और उसका स्थिति देख लीजिए। वो तेजस एक्सप्रेस चला, उसका मेंटेनेंस मेरे पास है, ट्रैक का मेंटेनेंस या उसका चलाने का ऑपरेटिंग मेरे पास है, लेकिन उसमें कमर्शियल और टिकट उकट देने का लेने का उनके पास था। लेकिन उसका स्थिति ये है कि वो सप्ताह में कभी 5 दिन चलती है, कभी 2 दिन चलती है, कभी 1 दिन चलती है और कभी बंद हो जा रही है। तो इसलिए क्योंकि उसका और जो हमारी ट्रेनें हैं उसका किराया फेयर में कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये चीज़ पब्लिक को भी समझ में आ रहा है। तो उस पर हम लोगों ने, आपने बिल्कुल जायज़ कहा कि पब्लिक को भी समझाना चाहिए। तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री जी द्वारा या हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ये हम लोग ने हर स्टेशन पर, और जो यूजर है उससे और रेल कर्मचारी एक समन्वय समिति भी बनाए हैं, और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और आम जनता तक भी इसका निजीकरण का, निगमीकरण का खिलाफ जो है हम लोग करते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये लोगों को समझ में आएगा। आज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब अडानी और दुनिया जब इसमें आएगा, तो फिर जो आज रेल कर्मचारी, जो एक आम रेल कर्मचारी चलता है, एक टिकट पे इतना वजन लेके चलता है, आप भी चलते होंगे कि नीचे का पूरा सीट जो है उसका भाड़ा पड़ा रहता है। लेकिन जब वो प्राइवेट वाला आ जाएगा तो तराजू लेके गेट पर बैठेगा और वो कहेगा कि एक आदमी के साथ में एक टिकट पर सिर्फ 7 किलो या 15 किलो, इससे ज़्यादा नहीं,
तब लोगों को समझ में आएगा कि ये प्राइवेटाइजेशन से क्या नुकसान है और जो आम जो ये अभी सरकारी अगर रेल कर्मचारी है, इंडियन रेलवे है, तो उससे हमको क्या फ़ायदा था, ये लोगों को समझ में एक आएगा। चीज़ और बहुत बड़ी बात है कि भारतीय रेल, अभी भारतीय रेल बोल रहा हूँ, अडानी रेल नहीं बोल रहा हूँ, भारतीय रेल 14 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है। 12.5 लाख आज की डेट में भरे हुए हैं, 1.5 लाख खाली है हालांकि। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो कम से कम 14 करोड़ लोगों का रोजगार इनडायरेक्टली उसी रेल से चल रहा था। जो स्टेशन प्राइवेट कर दिए गए वहां पे सैकड़ों चाय वाले चाय बेचते थे, कोई मूंगफली बेच रहा था। जैसे ही स्टेशन प्राइवेट हुआ सबका आना जाना बंद कर दिया गया। रोजी रोजगार इस देश से वैसे ही खत्म हो चुका है। जो स्वरोजगार कर रहे थे, जो नौकरी के लिए चिल्लाते नहीं थे, उनका भी रोजगार खत्म कर दिया गया है। ट्रेनें प्राइवेट, उस ट्रेन में वही चीजें बिकेंगी जो कॉर्पोरेट बिकवाएगा। आप छोटे छोटे स्टेशन से गुजरते होंगे, कोई पकौड़ा लेके, कोई कुछ लेके घूम घूम के बेचता था। आज प्राइवेट ट्रेन में जो कैटरिंग वाले आते हैं, बहुत सारे लोगों के जेब में पैसे नहीं होंगे कि उसको वो खरीद सके। जो 2 रुपए 5 रुपए की मूंगफली खा के पूरे सफर काट लेते थे। और जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हो, वो 250 से 300 रुपए की थाली अगर खा पाएगी तब तो फिर वो तेजस में ही सफर करती। लेकिन सच्चाई इस देश का ये है कि इस भारत की आत्मा, खासकर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे माल ढुलाई की आप बात कर लें, वो रेल है। और उस रेल पे इसलिए नजर है कॉर्पोरेट का कि जैसा मैंने बताया, कम 2.5 लाख करोड़ का, अमूमन औसत 2.5 लाख करोड़ का हर साल वो रेवेन्यू जनरेट करती है। और वो उठा के जब कॉर्पोरेट को दे दिया जाएगा तो आप सोचिए, वो कॉर्पोरेट तो विश्व का 2 नंबर का, विश्व का 1 नंबर बनने में कुछ ही वक्त लगेगा, लेकिन ये भारत कहां जाके खड़ा होगा। तो एक बात बताइए मुझे, यही नहीं, एक मिनट सर, रुकिए। लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से जो सरकार बन के आता है वो एरोगेंट हो जाता है, वो किसी की सुनता नहीं है, फिर ऐसा महसूस नहीं हो रहा आपको? नहीं, ऐसा तो है, ये तो पक्का है कि जो जिस टाइम पूर्ण बहुमत में सरकार होती है तो देखो वो अपने हिसाब से तो चलती है। लेकिन इसमें ये मैं गारंटी के साथ में ये बात कह सकता हूँ, जनता के हिसाब से चलना चाहिए ना, अपने हिसाब से क्यों चलेगी वो? जनता के हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा ना। अगर आपके हिसाब से चलती तो आप यहाँ खड़े नहीं होते। नहीं, जनता के हिसाब से चलेगी वो, ऐसे तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ जो है ना नई नीतियां होती हैं वो आदमी सरकार चलाती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दोनों, कभी भी सरकार रही हो, चाहे ये सरकार है चाहे पिछली सरकारें रही हो, सभी सरकारों ने कर्मचारियों के साथ किया। लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है और इसको AIRF NRMU दोनों के दोनों रोकने में सक्षम है। इसको किसी भी कीमत पे प्राइवेट नहीं होने दिया। पिछली सरकार ने बनाया वही तो बेचा जा रहा है। मोदी जी ने एक भी PSU का निर्माण नहीं किया है, कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने। पिछले का बनाया हुआ तो बेच रहे हैं। पिछले वाले ने अगर 2-3 बेचा भी, मान लीजिए अगर 10 साल की बात करें, चार संस्थान मनमोहन सिंह ने प्राइवेटाइज किए तो बनाया भी उन्होंने। तो कहते हैं कि बनाने आता है तो नहीं, मतलब लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से। ये नहीं लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, ये सच्चाई है कि इसमें स्पीड कुछ बहुत अच्छे ज़्यादा है और ये नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश के हित के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, इस देश की जनता के लिए, गरीब के लिए ये ठीक नहीं है। आप बताएंगे जरा, ये आपने निजीकरण पर हल्ला बोल, लगता है ये रुक पाएगा निजीकरण? देखिए, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की हुंकार है कि हम लोग जरूर इसमें कामयाब होंगे। एक बात बताओ सर, कभी सोचा था कि इस उम्र में नौकरी के लिए भी मतलब हल्ला करना पड़ेगा? अब आके जवानी में आपने मेहनत करी होगी, रेलवे में नौकरी पाई होगी, मेहनत करी होगी, आपके जो पेरेंट्स रहे होंगे, मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर आम मध्यम वर्गीय परिवार होंगे तो कितना पैसा खर्च करके पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराया होगा एक अच्छी नौकरी और अच्छे भविष्य के लिए आपके। लेकिन जब आपका एक तरह से ढलान की तरफ आप है तो आज आप खड़े हैं मतलब अपनी नौकरी बचाने के लिए। देखिए, हम लोग तो अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर हो गए हैं, लेकिन जो हालात हैं वो ये लग रहे हैं कि जो हमारे देश की आबादी है, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जिनको नौकरी की आवश्यकता है, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, अगर सरकार इन्हीं नीतियों पर चली तो उनका भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए ऑल इंडिया रेल फेडरेशन इस बात को लेकर के पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष कर रहा है कि जो रेलवे को किसी भी हालत में निजी हाथों में नहीं सौंपने दिया जाएगा। और मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि चाहे जितनी भर भी मजबूत सरकारें रही हों, इंदिरा गांधी की सरकार भी बहुत मजबूत सरकार बनी थी। 1971 में इंदिरा गांधी जो है वो 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आई। उन्होंने भी अपनी बहुत सारी नीतियाँ रेल पर लागू करने का प्रयास किया, लेकिन ये ऐसा फेडरेशन है जिसने सन 74 में हड़ताल की और इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी लगानी पड़ी और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार भी चली गई। ये फेडरेशन कोई मामूली फेडरेशन नहीं है।
बहुत बड़ा संगठन एक है। बात बड़ा अच्छा बोला, एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी बोली है, वो नौजवान को सोचना चाहिए। इन्होंने कहा ना कि हमने तो नौकरी अपनी पूरी कर ली। 64% मौजूदा भारत की जनसंख्या के 64% उसमें युवा है, और वो युवा सोचे कि आपकी भी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में आपका जो भविष्य अंधकार में तो आज भी है, आने वाले वक्त में और गहरा अंधेरा छाएगा। तो ये लोग जो खड़े हैं, ये समझिए अपने लिए तो नहीं सिर्फ खड़े हैं, ये नवयुवकों के भविष्य को भी देखते हुए खड़े हैं। इनके भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, इन सबके बच्चे होंगे। ये जानते हैं कि आने वाले युवा का भविष्य किस अंधकार की तरफ धकेला जा रहा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल कतई नहीं, ये उन 64% युवाओं की भी लड़ाई लड़ रहे हैं खड़े होकर के। निजीकरण हो, मैं देख रहा हूँ न्यू पेंशन स्कीम हो, आपके ट्रैकमैन हो, आपके सीएनडी के और कर्मचारी हो, हर लोग चिल्ला रहे हैं। और मैंने अभी यही सवाल इनसे किया कि इस उम्र में कभी सोचा था कि नौकरी बचाने के लिए भी चिल्लाना पड़ेगा? तो ये अच्छे दिन यही थे, इसी की कल्पना की थी आप लोगों ने, ये बताइए मुझे। ये जैसा कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, बाद में एक स्पष्टीकरण दे दिया कि ये चुनावी जुमला था। तो सरकार पता नहीं किन नीतियों पे ले जाकर इन आने वाली जनरेशन का भविष्य क्यों अंधकार में धकेलना चाहती है। इसके लिए जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये नए बच्चों का विकास कहाँ जाएगा, क्या होगा? सर एक मिनट, बड़ा अच्छा आपने बात बोला है। 15 लाख तो चुनावी जुमला था। मोदी जी ने ये भी कहा था 2014 में इलेक्शन के जब प्रचार कर रहे थे, मैं बिल्कुल रेल नहीं बेचूंगा, मैंने चाय बेची है। अब कह देंगे तो वो भी तो जुमला था। आज भी नहीं, वो कह देंगे इसको जुमला था, लेकिन रेल नहीं बेचूंगा ये भी जुमला कह देंगे ना कल को। आज भी हमारे रेल मंत्री यही कहते हैं कि रेल नहीं बिकेगी, लेकिन उसको दूसरा नाम दिया जा रहा है, मुद्रीकरण। तो तरीका बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेचने की। लेकिन आज हमारा रेल का कर्मचारी सजग है, हमारा संगठन मजबूत है, और हम इस संगठन को और अपने जो नौजवान हमारे कर्मचारी साथी आए हैं उनका सहयोग के साथ इसको बचाने की कोशिश करेंगे। रेल को हम अपनी माँ के समान मानते हैं, अपनी माँ को नहीं बिकने देंगे, और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए इस रेल को बचा करके इन पीढ़ियों को देने का काम करेंगे। और देश की जनता से भी ये अपील करते हैं कि यदि रेल बिक गई तो ये देश बिक जाएगा। रेल को भी बचाना है और इस देश को भी बचाना है, ये हमारी सोच है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि रेल हमारी माँ की तरह है, और हकीकत यह है कि रेल पूरे भारत की आत्मा है। रेल एक ऐसा साधन था जिस खासकर जो गरीब होते थे वो 100-200 रुपए में 500 किलोमीटर चले जाते थे। आज के वक्त में किराया कहां से कहां पहुंच गया वो एक अलग चीज है। आज फिर भी रेल जो आम भारतीय हैं, आम भारतीय का मतलब आपको थोड़ा खोल के समझाऊं, जो 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पे टिका रखा है, उनके लिए आज भी रेल ही साधन है। 80 करोड़ जनता, समझ रहे हैं आप? आपको एक जवाब दूं सर, एक मिनट, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, और मीडिया बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा करा ऐसा करा, तो मैं ये कहना चाहता हूं ऑन द कैमरा, तब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बुरी नहीं थी, आज के दौर से लाख गुना अच्छी थी। फिर जब भारत को प्राइवेट ही लोग चलाना है तो आजाद होने की क्या जरूरत थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में बैठे रहते। फिर काहे को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान दी, काहे को बच्चे अनाथ हुए, काहे को औरतें बेवा हुई, काहे का क्यों बूढ़े बूढ़े बाप जवान बच्चे के लाश उठा के कंधे पे घूमे जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। खैर ठीक है। तो कुल मिला के जिस दिन आप समझ जाएंगे कि इस देश की जो आत्मा है वो भारत की तमाम पीएसयूज है, जो भारत के निर्माता रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से। सरेआम मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया, और जो बना हुआ है भारत का उसको मिटाने पे आमादा है। मिटाने का मतलब अपने मित्रों के हाथ में सब कुछ दे दो, चुपचाप बैठ जाओ। फिर सरकार की क्या जरूरत है? अदानी अंबानी ही सरकार बन जाए और चलाते रहे, कम से कम लोग चैन से जिएंगे तो सही। चुनाव में 1-1 लाख करोड़ रुपए का खर्च तो नहीं होगा अनऑफिशियली। आप सोचिए कि आप कहां खड़े हैं, आपके बच्चों का भविष्य कहां जाएगा। आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं जमीन जायदाद बेच के कि शायद वो सरकारी नौकरी कोई उसको मिल जाएगी, वो नौकरी कहां मिलेगी? क्योंकि रेल सबसे बड़ा संस्थान है, विश्व में 7वें स्थान पे आता है नौकरी देने के मामले में। सोचिएगा, ये तो चिल्ला लेंगे इनकी जिंदगी तो कट चुकी है, आपका क्या होगा जनाबे आली, ये आप पे छोड़ के जाता हूं। नमस्कार।